सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आइए आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो आज जो हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। और ये जो सब्जेक्ट जो है विधि शास्त्र, LLB BLLB में भी आता है। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनते, उसी को ध्यान में रखते हुए आइए आगे इसको शुरू करते हैं। तो विधि शास्त्र, ठीक है। विधि शास्त्र क्या है? तो विधि का दर्शन और सैद्धांतिक अध्ययन है भाई, ठीक है। विधि का दर्शन और सैद्धांतिक क्या है? इसका अध्ययन है जो कानून के मूल सिद्धांतों, यानी कि कानून के मूल सिद्धांतों या नियम, ठीक है। कानून की प्रकृति कैसी है, कानून की उत्पत्ति, कानून का उद्देश्य क्या है, और सामाजिक जो प्रभाव जो है, सामाजिक प्रभावों की गहन जांच करता है, ठीक है। जिसमें न्याय कैसा है, अधिकार और कर्तव्य जैसे अमूर्त अवधारणाओं का विश्लेषण होता है भाई, ठीक है। इसमें विधि शास्त्र तथा यह कानून क्या है और क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन देता है? विधि शास्त्र, ठीक है। जिसमें प्राकृतिक विधि, सकारात्मक विधि और सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। विधि शास्त्र की एक परिभाषा विधि शास्त्र। तो विधि शास्त्र जो है जिसमें विधि का क्या हो, अध्ययन हो, ठीक है। विधि का दर्शन और सैद्धांतिक अध्ययन हो, जो कानून के मूल नियमों, मूल सिद्धांतों और कानून की प्रकृति कैसी है, कानून की उत्पत्ति कैसी हुई। जैसे BNS है, BNS अब कब बनी है? 2023 में। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव की गहन जांच, यानी कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें न्याय, अधिकार, न्याय कैसे है व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा, और अधिकार कैसे है व्यक्ति के, कर्तव्य क्या है, जैसे अमूर्त अवधारणाओं का विश्लेषण होता है भाई विधि शास्त्र। तथा यह कानून क्या है, कि कानून क्या है, ठीक है। जो कानून बनाया है, जैसे BNS बनाई है और हिंदू एक्ट बनाया है, मुस्लिम एक्ट है, तो ये कानून क्या है और क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है विधि शास्त्र। जिसमें प्राकृतिक विधि, सकारात्मक विधि और सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसको बोलते हैं विधि शास्त्र। विधि शास्त्र का अर्थ क्या है भाई? तो ये है लैटिन शब्द है भाई, ठीक है। कौन सा लैटिन शब्द? जूरिस्प्रूडेंस। तो जो जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द जो है, ये क्या है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कानून का ज्ञान भाई, ठीक है। जूरिस मीन कानून, और जो स्टूडेंट्स जो है इस माने क्या है? ज्ञान भाई, ठीक है। ये लैटिन शब्द है। यह केवल कानूनों को रटने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के पीछे के सिद्धांतों, अवधारणाओं और उनके दर्शन का अध्ययन करता है। तो ये विधि शास्त्र जो है कानून को रटने तक सीमित नहीं है, ये कानून के पीछे के सिद्धांत क्या है भाई, उसकी अवधारणाएं क्या है, कैसे बना, और उसके दर्शन का अध्ययन है भाई। जैसे अधिकार, राइट,
कर्तव्य, स्वामित्व और कब्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे कानून का दर्शन शास्त्र या कानून का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। विधि शास्त्र की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा? एक औपचारिक विज्ञान। हॉलैंड के अनुसार यह कानून के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, न कि विशिष्ट कानूनों का, जैसे संपत्ति, अनुबंध, दायित्व। ठीक है, जो हॉलैंड जो थी, इन्होंने बोला कि ये जो विधि शास्त्र जो है, ये कानून के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, न कि विशिष्ट कानूनों का, जैसे संपत्ति, अनुबंध यानी कि संविदा और दायित्व, इनका अध्ययन। ठीक, एक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस कैसे? यह कानून को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है। ठीक है, विधि शास्त्र। और मनोविज्ञान समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से जोड़ता है कानून। ठीक है, आगे देखते हैं। दार्शनिक प्रकृति कैसी है विधि शास्त्र की? यह कानून के नैतिक और आदर्श पहलुओं पर विचार करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि कानून क्यों और कैसे कार्य करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विधि शास्त्र के उद्देश्य क्या है? कानून की अवधारणाओं को स्पष्ट करना विधि शास्त्र का उद्देश्य है। जैसे न्याय कैसे होगा, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। ठीक है, कानून के स्रोत कैसे होते हैं, इन्होंने बताया। कानून की अवधारणाओं को स्पष्ट करना। अब कानून के स्रोत: परंपरा, विधान, न्याय, निर्णय। परंपरा कैसी है, विधान क्या है, और न्याय निर्णय क्या क्या निर्णय दिए गए का विश्लेषण करना। ठीक है, विभिन्न कानूनी विचारधाराओं, प्राकृतिक और सकारात्मक का अध्ययन करना है। प्राकृतिक विचारधारा क्या है और सकारात्मक विचारधारा क्या है, इसका अध्ययन करना क्या है विधि शास्त्र का उद्देश्य। कानून और समाज के बीच संबंध को समझना और कानून के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना। ठीक है, कानून और समाज के बीच संबंधों को समझना और कानून के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना, ये क्या है भाई विधि शास्त्र का उद्देश्य है। 4 पॉइंट। ठीक है, पहला तो क्या है, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। न्याय कैसे होता है, अधिकार कैसे है, कर्तव्य क्या है। फिर कानून के स्रोत, परंपरागत स्रोत, विधान और न्याय निर्णय होते हैं। फिर विभिन्न कानून विचारधाराओं, प्राकृतिक और सकारात्मक का अध्ययन करना। फिर जो है कानून और समाज के बीच संबंध को समझना और कानून के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब इसका क्षेत्र क्या है, विधि शास्त्र का क्षेत्र। न्याय शास्त्र भी बोलते हैं इसको और विधि शास्त्र भी बोलते हैं। तो कानून के सिद्धांत। ठीक है, इसके क्षेत्र कौन कौन से? एक तो कानून का सिद्धांत, कानून की परिभाषा, वैधता, वैध कहां तक है कानून, उसके मूल सिद्धांत, इसके कानून के स्रोत, विधि के स्रोत, संसद, न्यायालय और रीति रिवाज। ये है क्या विधि के स्रोत। संसद जो है यहाँ से कानून बन सकता है, न्यायालय कोई फैसला दे दे वो कानून बन सकता है, रीति रिवाज जो है वो कानून है। कानून की अवधारणाएं कौन सी है? ये सभी विधि शास्त्र के क्षेत्र में आती हैं। कानून की अवधारणाएं अधिकार होते हैं, कर्तव्य, स्वामित्व, दायित्व, कब्जा, व्यक्तित्व। फिर कानूनी विचारधाराएं, ये थी अवधारणाएं, ये है विचारधाराएं। प्राकृतिक विधि,
सकारात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि और यथार्थवाद विधि। ठीक है, यह भी विधि शास्त्र का क्षेत्र है। कानून और अन्य विषय, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिकता और राजनीति के साथ कानून का संबंध। आगे क्या है, कानून का सामाजिक प्रभाव है, समाज में कानून की भूमिका और उसका परिणाम क्या होगा। यह विधि शास्त्र के सभी क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, परत दर परत बातें खुलती जाएंगी। प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं किसकी, विधि शास्त्र की। तो जॉन आइंस्टीन, इन्होंने क्या कहा था, विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो विधियों को उनके स्वरूप के अनुसार विश्लेषण करता है, न कि उनके नैतिक गुणों के अनुसार। कानून जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो जॉन आइंस्टीन ने क्या कहा, जो विधि शास्त्र जो न्याय शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो विधियों को उनके स्वरूप के अनुसार विश्लेषण करता है, न कि उनके नैतिक गुणों के अनुसार। कानून जैसा है वैसा ही। ठीक है, एक और व्यक्तित्व है सलमंड। ठीक है, इन्होंने कहा था विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो विधियों के सामान्य सिद्धांतों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, सिविल कानून के सिद्धांतों का विज्ञान। यह बात इन्होंने बोली। आइंस्टीन ने क्या बोला था, कानून जैसा है वैसा ही। और सलमंड ने क्या बोला था कि विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो विधियों के सामान्य सिद्धांतों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, सिविल कानून के सिद्धांतों का विज्ञान। ठीक है, विधि शास्त्र के क्षेत्र की प्रमुख बातें। विधि शास्त्र के क्षेत्र की प्रमुख बातें। सैद्धांतिक अध्ययन भाई, न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र। न्याय शास्त्र न्याय, अधिकार, कर्तव्य, दंड। जो न्याय शास्त्र जो है वो न्याय, अधिकार, कर्तव्य, दंड, दायित्व आदि जैसे कानून के सिद्धांतों और अवधारणाओं का गहन विश्लेषण करता है। ये तो है सैद्धांतिक अध्ययन। ठीक है, अब बात करते हैं कानून की उत्पत्ति और विकास। तो ये सभी क्या विधि शास्त्र के क्षेत्र है। कानून की उत्पत्ति और विकास, की कानून की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, यह अध्ययन करता है कि कानून कैसे बनाया गया, यह किन सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ और समय के साथ इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आ गई कानून की उत्पत्ति और विकास में। सैद्धांतिक अध्ययन में क्या आ गया, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, दंड, दायित्व और जैसे कानूनी सिद्धांत। फिर आगे क्या है, कानून और नैतिकता। न्याय शास्त्र कानून और नैतिकता के बीच संबंधों की भी पड़ताल करता है। क्या सभी नैतिक नियमों को कानून बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये आ गया नैतिक, कानून और नैतिकता। क्या सभी जो नैतिक नियम जो है इनको कानून बनाना चाहिए, जरूरी नहीं है। यह भी क्या करता है, पड़ताल करता है। कौन, विधि शास्त्र। कानून का सामाजिक प्रभाव भी। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि कानून समाज को कैसे प्रभावित करता है और समाज में होने वाले परिवर्तनों से कानून कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य भी। न्याय शास्त्र अधिकारों की प्रकृति, उनकी सुरक्षा और उनकी सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे है न्यायिक प्रक्रिया।
इसमें न्यायाधीशों द्वारा कानून की व्याख्या, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया और न्यायपालिका की भूमिका शामिल है। भाई न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो थे विधि शास्त्र के क्षेत्र की प्रमुख बातें थी। भाई आगे चलते, न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल कानूनी नियमों की सूची नहीं है, बल्कि कानून के गहन दर्शन, समाज के साथ इसके संबंध और न्याय का एक व्यापक अध्ययन है। भाई ठीक है, न्याय शास्त्र का क्षेत्र कानूनी सूची नहीं है, कानूनी नियमों की सूची नहीं है, बल्कि कानून के गहन दर्शन, समाज के साथ इसके संबंध और न्याय का एक व्यापक अध्ययन है। भाई डॉक्टर हॉलैंड ने न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान कहा। औपचारिक विज्ञान कहा था सकारात्मक कानून का, ठीक है। सकारात्मक कानून का अर्थ देखते हैं। भाई सकारात्मक कानून क्या है? वह कानून जिसे किसी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया हो और लागू किया गया, उसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक कानून बोलते हैं। तो ये किसने बात की थी? डॉक्टर हॉलैंड ने, कि न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान कहा गया। ये वो औपचारिक विज्ञान का अर्थ और देख लेते हैं। इसका अध्ययन तर्क और संरचना के आधार पर किया जाता है, न कि नैतिकता या न्याय के आधार पर, ठीक है। तो तर्क के आधार पर होगा, नैतिकता और न्याय के आधार पर नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। यह परिभाषा निश्चित रूप से न्याय शास्त्र के एक पहलू को दर्शाती है कि यह कानून की संरचना और तर्क का अध्ययन है, लेकिन यह न्याय शास्त्र के नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक पहलुओं की अनदेखी करती है। ठीक, इसलिए यह परिभाषा आंशिक रूप से सही है, लेकिन न्याय शास्त्र का पूरा दायरा इसमें कहीं अधिक व्यापक है। ये बोल रहे हैं कि आंशिक रूप से ये परिभाषा सही है, लेकिन जो न्याय शास्त्र है इसका दायरा इससे बहुत अधिक है। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट न्याय शास्त्र के बीच अंतर। सामान्य न्याय क्या है और विशिष्ट न्याय शास्त्र के बीच अंतर। सामान्य न्याय शास्त्र कानून के सामान्य और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है, जबकि विशिष्ट न्याय शास्त्र किसी एक देश या कानूनी प्रणाली के विशिष्ट कानूनों का अध्ययन करता है। सामान्य तो सामान्य और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करेगा, और विशिष्ट जो क्या है, कोई विशेष जो कानून है उसका ही अध्ययन करेगा, यानी कि विशेष देश, किसी एक देश या कानून प्रणाली के विशिष्ट कानूनों का अध्ययन करता है। ठीक है, सामान्य न्याय शास्त्र का दायरा सार्वभौमिक है, जबकि विशिष्ट न्याय शास्त्र का दायरा सीमित और स्थायी है। तो सामान्य जो न्याय शास्त्र है इसका तो सार्वभौमिक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और विशिष्ट जो है इसका सीमित है और स्थायी है, क्योंकि जो विशेष जो कानून है उसका ही अध्ययन करना है। सामान्य न्याय शास्त्र न्याय, अधिकार, कर्तव्य, दंड आदि जैसी अवधारणाओं की व्याख्या करता है, जबकि विशिष्ट न्याय शास्त्र भारतीय या अमेरिकी कानून की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो विशिष्ट जो होगा वो विशिष्ट कानून का ही अध्ययन करेगा, यानी कि भारत या अमेरिका कानून की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन करता है। भाई विशेष तो विशेष ही होगा, और सामान्य में तो सभी आ जाएंगे। जैसे कोई रेल का डब्बा है, रेल के डब्बे में एक तो सामान्य डब्बा होता है जनरल का, उसमें सब जाते हैं उस, और एक कौन सा होता है, एक जो रिजर्व होता है, जिसमें जो टिकट रिजर्वेशन करके चढ़ा जाता है, तो वो तो विशेष होगा, उसमें तो वही जाएगा ना जो विशेष है। यही बात ये, सामान्य
न्याय शास्त्र सभी कानूनी प्रणालियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य न्याय शास्त्र सभी कानून प्रणालियों पर लागू होता है, सभी नियमों पर लागू किया जा सकता है, जबकि विशिष्ट न्याय शास्त्र केवल एक विशिष्ट कानूनी प्रणाली तक ही सीमित है। सामान्य न्याय शास्त्र सैद्धांतिक होता है, जबकि विशिष्ट न्याय शास्त्र व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यह कथन न्यायशास्त्र नागरिक कानून का पहला सिद्धांत है। प्रसिद्ध न्यायविद, ठीक है, सेलमंड द्वारा किया गया था। यह कथन, कौन सा कथन? न्यायशास्त्र नागरिक कानून का पहला सिद्धांत है, यानी कि नागरिक कानून का पहला सिद्धांत है। क्या न्यायशास्त्री किसने बोला था? ये सेलमंड महोदय ने बोला था। ठीक है, इसका कथन का अर्थ क्या है? ये जो कथन जो बोला था, जो था न्याय, जो नागरिक कानून का पहला सिद्धांत क्या है? न्यायशास्त्र। तो इस कथन का क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ देखते हैं। सेलमंड के अनुसार न्यायशास्त्र वह मौलिक और सैद्धांतिक अध्ययन है जो नागरिक कानून के बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो नागरिक कानून के जो बुनियाद जो है, बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। सिविल कानून कानून की वह व्यवहारिक शाखा है। सिविल कानून कानून की वह व्यवहारिक शाखा है जिसे न्यायालयों में लागू किया जाता है, जबकि न्याय शास्त्र इसका बौद्धिक और दार्शनिक आधार है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम दायित्व का अध्ययन करते हैं। नागरिक कानून आपको बताएगा कि किन परिस्थितियों में दायित्व उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन न्याय शास्त्र यह स्पष्ट करेगा कि दायित्व की अवधारणा क्या है, यह आवश्यक क्यों है दायित्व, इसका न्यायिक आधार क्या है। ठीक है, तो ये अंतर है। सरल शब्दों में कहें, सेलमंड का मानना था, सेलमंड जो महोदय जो थे, इनका मानना है कि जब तक हम न्याय शास्त्र के माध्यम से कानून की बुनियादी अवधारणाओं को नहीं समझ लेते, समझने वाला क्वेश्चन है, जब तक हम न्याय शास्त्र के माध्यम से कानून की बुनियादी अवधारणाओं को नहीं समझ लेते, तब तक हम न तो नागरिक कानून को गहराई से समझ सकते हैं, ठीक है, और न ही इसे सही ढंग से लागू कर सकते हैं। तो विधि शास्त्र समझना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा न्याय शास्त्र नागरिक शास्त्र का पहला सिद्धांत है। जब तक नागरिक शास्त्र न्याय शास्त्र समझ में नहीं आए, नागरिक शास्त्र नागरिक कानून जो है वो समझ में नहीं आए। ठीक, न्याय शास्त्र कानून का विधान है। यह कथन न्याय शास्त्र की मूलभूत भूमिका को दर्शाता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है? विधान बनाना। विधान बनाना का अर्थ है दिशा तय करना। ठीक है, सृजन करना, आकार देना। इसलिए जब यह कहा जाता है कि न्याय शास्त्र कानून का विधान है, तो इसका अर्थ है कि न्याय शास्त्र वह धर्म ग्रंथ है जो कानून को आकार देता है, उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है और उसके पीछे के दर्शन को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया। उदाहरण देखते हैं। तो विधान बनाने का अर्थ क्या है? दिशा तय करना। तो जो न्याय शास्त्र जो है वो है
न्याय शास्त्र वह ग्रंथ है जो कानून को आकार देता है, उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है कि कानून की सीमा कहां तक है। जैसे पहले आता था कि जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, ये भारत के अंदर अंदर लागू है। ठीक है, उसके पीछे के दर्शन को प्रस्तुत करता है कि ठीक है कि इसका उद्देश्य क्या है कानून बनाने का, क्यों बनाया। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार कोई नक्शा किसी इमारत के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा निर्धारित करता है, ऐसे मान लो नक्शा बनवा लिया, पहले खाली जगह पड़ी है और नक्शा बना दिया, तो इमारत थोड़ी बनी है, अभी नक्शा ही तो बनाया है, तो उसकी रूपरेखा पहले निर्धारित कर दी कि ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पे लेटरिन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, ये कमरे होंगे, ये किचन होगा। ठीक है, वैसे ही क्या है, न्याय शास्त्र है। ठीक है, जिस प्रकार कोई नक्शा किसी इमारत के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा निर्धारित करता है, उसी प्रकार न्याय शास्त्र, विधि शास्त्र कानून बनाने से पहले यह निर्धारित करता है कि कानून कैसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि इसका कानून का उद्देश्य जो बनाया है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। न्याय क्या है, अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये निर्धारित करता है क्या, न्याय शास्त्र, कि कानून कैसा होगा, इसका उद्देश्य क्या है, और न्याय क्या है, अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, तो इनमें संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जैसे नक्शा जो है, नक्शा बना दिया पहले किसी बिल्डिंग का, बिल्डिंग थोड़ी बनी अभी, तो ये निर्धारित किया जाएगा पहले कि बिल्डिंग कैसी होगी, बाहर से कैसी दिखती होगी। ठीक है, फिर ये बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, फिर ये देखा जाएगा बिल्डिंग क्यों बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो बातें जो सब कुछ जो है, ये जो तथ्य जो है निर्धारित होते हैं, तो ये न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र है। प्रमुख बिंदु देखते हैं इसके कुछ। न्याय शास्त्र कानून की आंतरिक संरचना और दर्शन को स्पष्ट करती है कि आंतरिक संरचना कैसी होगी और कैसे कानून होगा। यह निर्धारित करता है कि कौन से कानूनी सिद्धांत न्याय संगत हैं और क्यों हैं। ठीक है, न्याय शास्त्र वह आधार है जिसे कानून की संरचना, उद्देश्य और दिशा निर्धारित होती है। किससे, न्याय शास्त्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आसान शब्दों में कोई हो नहीं सकता। किताबों में जैसे देखने को मिलेगा, इससे कठिन ही शब्द मिलेंगे, आसान नहीं मिलेंगे। कानून के अनुसार न्याय का अर्थ है कि संविधान। ठीक है, कानून के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है, तो कानून के अनुसार न्याय का अर्थ है कि संविधान कानून और कानूनी प्रक्रिया के अधीन न्याय दिया गया है। ठीक है, न्याय का अर्थ क्या है कि संविधान के और कानून और कानूनी प्रक्रिया के अधीन ही न्याय दिया गया। न्याय का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिकार प्रदान कराना है भाई न्याय का उद्देश्य। ये उद्देश्य भी देख लिया हमने। हालांकि न्याय केवल भावनाओं या नैतिकता के आधार पर ही नहीं दिया जा सकता। भावनाओं के आधार पर न्याय नहीं हो सकता। एक फैसले में कोर्ट ने भी कहा था, चोरी के केस में कहा था कि
जो न्यायाधीशों को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था न्यायाधीशों को भावनाओं और नैतिकता के आधार पर फैसले नहीं देने चाहिए, ये बात कही थी। केस का उसको नाम मेरे ध्यान में नहीं है, ध्यान में आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। हालांकि न्याय केवल भावनाओं और नैतिकता के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसे कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और कानून की सर्वोच्चता बनी रहे, ठीक है। प्रमुख बिंदु देखते हैं कुछ। नंबर 1, न्यायपालिका कानून के अधीन है, ठीक है। न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग प्रचलित कानूनों के अनुसार करता है, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर। यह नहीं है कि भाई जो जिस पर केस चल रहा है वो क्या हो, कोई जो जज साहब बैठे हो उनका कोई रिश्तेदार हो और व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण वो फैसला गलत दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग प्रचलित कानूनों के अनुसार करता है भाई, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। न्यायिक निर्णयों में कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है भाई, ठीक है। जो न्यायिक निर्णय जो होते हैं इनमें क्या है, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। जैसे सुनाई का अधिकार, साक्ष्यों की जांच, तर्क वितर्क, दोनों पक्षों को समान अवसर आदि, ठीक है। सुनाई का अधिकार सबको होता है, ठीक है, कि सुना तो जाएगा। साक्ष्यों का अधिकार, अब जब देखते हैं जब पुलिस हमारी नहीं सुनती, कोई मंत्री हमारी नहीं सुनता, ठीक है, कोई समाज हमारी नहीं सुनता, तो व्यक्ति को क्या होता है, एक विश्वास होता है कि कोई भी नहीं सुने, लेकिन कोर्ट हमारी जरूर सुनेगा, इसलिए वो हार कर कहां पे जाता है, कोर्ट के पास जाता है। इसलिए सुनाई का अधिकार होता है। अगर कोर्ट भी नहीं जाए, अगर कोर्ट भी नहीं सुने तो सुनेगा कौन, तो हमारी सुनाई का अधिकार होता है। साक्ष्यों की जांच, साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए। अगर जो केस जो है उसकी अगर जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तर्क वितर्क, ठीक है, दोनों पक्षों को समान अवसर आदि, ये नहीं है कि एक पक्ष को अधिक लाभ पहुंचाए एक को नहीं, दोनों पक्षों को समान सुना जाएगा, समान बात। पॉइंट नंबर 3, कानून का शासन। कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार कानून से ऊपर नहीं है भाई, पॉइंट है भाई जबरदस्त। इसलिए न्याय तभी वैध है जब वह कानून की सीमाओं के भीतर दिया जाए, ठीक है, तो कानून से ऊपर कोई नहीं। पॉइंट नंबर 4, न्याय और कानून के बीच संतुलन आवश्यक है। किसके बीच, न्याय और कानून के बीच संतुलन आवश्यक है। केवल कठोर कानून लागू करना न्याय नहीं है और केवल भावनात्मक निर्णय लेना भी न्याय नहीं है भाई। इसीलिए न्याय तभी सही है जब वह निष्पक्ष और कानून का पालन करने वाला हो, ठीक है, भावनात्मक नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होना चाहिए कानून इतना, ठीक है। केवल कठोर कानून लागू करना न्याय नहीं है भाई और केवल भावनात्मक निर्णय लेना भी न्याय नहीं होता। इसलिए न्याय तभी सही है जब वह निष्पक्ष और कानून का पालन करने वाला हो। उदाहरण देखते, यदि किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है तो अदालत यह नहीं कह सकती कि मुझे लगता है, ऐसे नहीं कह सकती अदालत कि मुझे लगता है कि वह सुधर गया है, इसलिए उसे जाने दो, जब तक कि कानून, जैसे कि अपराधी जो कानून है, अधिनियम, उसे यह शक्ति प्रदान न करे
न्याय तभी वैध होगा जब वह कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों के अंतर्गत हो। ठीक है, तो अदालत ये नहीं बोल सकती कि मुझे लगता है कि ये चोर सुधर गया है इसलिए इसको जाने दो। नहीं, जो प्रक्रिया जो है उसके अंदर जो है उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा, भावनात्मक नहीं। आइए आगे देखते हैं। कानून के अनुसार न्याय का अर्थ। कानून के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? ऐसा निर्णय जो न केवल भावनाओं या व्यक्तिगत विचारों के आधार पर लिया जाए बल्कि कानून की सीमाओं के भीतर निष्पक्ष और सुसंगत तरीके से लिया जाए। यह किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक राज्य की न्याय प्रणाली की नींव है भाई। ठीक है, तो न्याय क्या है? न्याय वो है न तो भावनात्मक न व्यक्तिगत विचारों के आधार पर लिया जाए बल्कि कानून की सीमाओं के भीतर निष्पक्ष और सुसंगत जो प्रक्रिया में लिखा है उसी तरीके से लिया जाए। ठीक है, वो है न्याय कानून के अनुसार। कानून दमन का एक साधन है। कानून दमन का एक साधन है। कैसे? यह कथन आमतौर पर आलोचनात्मक या समाजशास्त्री दृष्टिकोण से दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कानून केवल न्याय स्थापित करने का एक साधन नहीं बल्कि कभी-कभी ये शासक वर्ग वो जो राज कर रहा है, शासक वर्ग, सरकार या विशेष हित समूह द्वारा आम जनता या कमजोर वर्गों को नियंत्रित करने और दबाने का एक साधन भी बन सकता है। ठीक है, ये बात आलोचकों और समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण बोलता है, वो बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एक पॉइंट देखते हैं, सत्ता और कानून के बीच संबंध। सत्ता यानी कि जो राज में बैठा है और कानून के बीच संबंध। कई बार ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो शासक वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और आम नागरिकों की स्वतंत्रता को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन सा है? औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए दमनकारी कानून रोल एक्ट जो 1919 में आया था। ठीक, तो सत्ता और कानून ये भी बताया गया किसमें? न्याय शास्त्र। वंचित वर्गों का प्रभाव। गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों पर लागू होने वाले कठोर कानून कभी-कभी उनके अधिकारों को कुचलने का साधन बन जाते हैं। ठीक है, जबकि धनी वर्ग बच निकलते हैं। उदाहरण देखते हैं। झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाना कानून के तहत सही हो सकता है लेकिन इसे कमजोर वर्ग पर अत्याचार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यही तो विधि शास्त्र ये बताए कि कहां पर कमी है, कानून क्यों बना है, इसके उद्देश्य क्या है, कैसे लागू होता है, यही विधि शास्त्र। आइए आगे देखते हैं। लोकतंत्र में संभावना है भाई। लोकतंत्र में कानून जनहित के लिए होते हैं लेकिन जब वह उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने, आवाजों को खामोश करने या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करने में किया जाता है तो कानून दमन का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कोई धरना कर रहे हैं, वहां पे धारा 144 लगा दी। ठीक है, तो धारा 144 लगा दी तो उसमें क्या होगा? 5 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। हालांकि वो अपनी मांग कर रहे हैं, हो सकता है उनकी जो मांग जो है वो सही हो, लेकिन फिर भी क्या होगा? दमनकारी है वो। ठीक है,
तो ये आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे एक बहुत बड़े विचारक हुए, के अनुसार कानून कोई काल्पनिक तटस्थता नहीं है, बल्कि यह पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। ये बात कही थी कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या बोली थी कि कानून जो है कोई काल्पनिक तटस्थता नहीं है, बल्कि क्या है, पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों वर्ग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक उपकरण है। इस दृष्टिकोण से कानून को वर्ग संघर्ष का एक साधन माना जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे ये मानते थे कि जो पूंजीपति के सख्त खिलाफ थे, और इनका मानना है कि जो पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिकों को दबाने के लिए ये कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये कानून एक उपकरण है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं भाई, राजद्रोह का कानून। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक साधन बन गया। कौन सा? राजद्रोह कानून। कोई भी बोले उसको राजद्रोह लगा दो। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल 1975, जब संविधान और कानून का इस्तेमाल जनता की स्वतंत्रता छीनने के लिए किया गया था। ठीक है, तब भी कानून था। ये उदाहरण दिए हुए। अनुच्छेद 144 का दुरुपयोग। कभी कभी भीड़, ये मैंने पहले ही बता दिया, कभी कभी भीड़ नियंत्रित या प्रदर्शन को रोकने के नाम पर शांतिपूर्ण आंदोलन को भी कुचल दिया जाता है, लाठीचार्ज करके। ठीक है, इसके अंदर 5 व्यक्ति जो है इकट्ठा नहीं हो सकते। चाहे कोई भी प्रदर्शनकारी हो, चाहे कोई भी कुछ हो, इसमें 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, ये धारा 144 है, अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने का अधिकार देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये विधि शास्त्र ही बता रही है हमको, कानून दमन का एक साधन। यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कानून हमेशा निष्पक्ष नहीं होते। कानून कैसे बनाए जाते हैं, इसे कौन लागू करता है और किसके खिलाफ लागू करता है, यही तय करता है कि कानून न्याय का साधन है या दमन का। ठीक है, इसलिए यह आवश्यकता है कि कानून लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकारों और न्याय की भावनाओं के अनुरूप हो, तभी यह वास्तव में समाज के लिए लाभकारी हो सकता है। ठीक है, ये सभी जानकारी जो है, सभी बातें हमको, कानून कैसा है, क्यों है, ये सभी बातें न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र हमको बताता है। तो आज जो है ये पहली ही क्लास थी जो परत दर परत आपके सामने रखी गई। आगे भी हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।